नमस्कार। जियोपॉलिनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। उसके पहले थोड़ा एक मन में सवाल आता है कि वेयर विल बी द यूएस आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, यानी यूएस डोनाल्ड ट्रंप के बाद कहाँ होगा। ये चीज़ समझने के लिए पहले एक बार यूएसए की पॉलिटिक्स या उसकी जो है इलेक्शन सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत में यहाँ पे जैसे हमारी इलेक्शन सिस्टम बहुत सरल है कि आप जिसको ज़्यादा सीटें आएंगी, जो 51% से ज़्यादा सीटें लेके आएगा, वो लोकसभा में गवर्नमेंट बनाएगा। काफ़ी आसान सिस्टम है। यूएसए में थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पे भी लोकसभा राज्यसभा है। वहाँ की लोकसभा को कांग्रेस कहा जाता है, जहाँ पे लोग अक्सर 2 साल के लिए चुन के आते हैं। हमारे यहाँ 5 साल की होती, वहाँ 2 साल की है। और वहाँ पे जो सेनेट है वो राज्यसभा के बराबर है। सेनेट में 6 साल के लिए लोग चुन के आते हैं। उसके अलावा एक अलग इलेक्शन होता है जो होता है प्रेसिडेंसी के लिए। प्रेसिडेंसी एक 4 साल की टर्म होती है और वहाँ के संविधान के हिसाब से कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा ऑफिस के लिए रन नहीं कर सकता। ये उनकी इलेक्शन की प्रक्रिया है। हमसे थोड़ी अलग है पर वहाँ काम करती है, बराबर है। तो इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पर जो हमारा सवाल था कि वेयर विल द यूएस बी आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, उसको भी एक दूसरे बिंदु से समझते हैं कि ट्रंप है कौन, किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह के व्यक्तित्व हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म है वो एक काफ़ी अच्छे परिवार में हुआ था। वॉज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। काफ़ी रईस परिवार में उनकी पैदाइश हुई थी। ये माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पिताजी रियल एस्टेट के बिज़नेस में थे। रियल एस्टेट मतलब घर बनाते थे, रियल एस्टेट डेवलपर थे। और हर साल वो $20,000 के करीब पॉकेट मनी देते थे अपने बच्चों को, अपने सब बच्चों को। अगर बेसिक अपन गणित लगाएं इसमें, तो 8वीं कक्षा यानी 14 साल के डोनाल्ड ट्रंप हुए तब तक तो वो मिलियनर हो चुके थे, यानी करोड़पति। वहाँ के मिलियनर तो यहाँ हिंदी में ट्रांसलेशन होगा करोड़पति। तो 8 साल की आयु में वो करोड़पति बन चुके थे। जब डोनाल्ड ट्रंप बड़े हो रहे थे, पढ़ रहे थे, स्कूल कॉलेजेस में थे, तो एक समय ऐसा था जब वो एक स्टेट की मिलिट्री एकेडमी में थे, जहाँ पे स्पोर्ट्स पे काफ़ी एनकरेज किया जाता था। और एक चीज़ सिखाई जाती थी, द इम्परेटिव ऑफ विनिंग, कि जीतना कितना ज़रूरी है। इम्परेटिव ऑफ विनिंग का लिटरल ट्रांसलेशन होता है जीतना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, उसके लिए क्या कीमत देनी पड़े फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब वो बढ़ रहे थे, ये ऐसी उम्र है इंसान के जीवन में कि जहाँ पे आप अपनी व्यक्तित्व बनाते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर करना सीखते हैं। तो वही कच्ची उम्र में जहाँ वो पक्के हो रहे थे, उन्होंने ये सीखा कि जीतना ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपने पिताजी का कारोबार ज्वाइन किया। तो उनके जो करीबी थे, उन्होंने उनको एक और चीज़ सिखाई कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ट्रांजैक्शनल है, कि हर चीज़ को, हर रिलेशन को एक ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो, स्पेशली जो आपकी फैमिली के बाहर हो। इसके लिए जब भी हम ट्रंप को देखते हैं कि आज ये देश उनके लिए अच्छा है तो कल वही देश उनके लिए बुरा है, वो एक उनकी स्थिर नीति हमें दिख रही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो एक चीज़ सीखें कि हर चीज़ मेरे लिए एक ट्रांजैक्शन है। आज की तारीख में अगर मेरे को ये डील साइन करने से फ़ायदा हो रहा है तो भाई ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कह दूँगा, मैं चाँद सितारे ला दूँगा। पर अगर कल वहीं से मुझे अगर कोई अड़चनें आ रही हैं, भले वो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो, तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बुरा हाल है। इसलिए हम देख रहे हैं कि
ट्रम्प अपनी दूसरी प्रेसिडेंसी में पहले उन्होंने हम पे 25% टैरिफ लगाया। जब उनको समझ में आया कि भाई उनका, लोग कहते हैं कि ईगो हर्ट हुआ, मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया, हमने उनकी बात नहीं मानी ऑफ सिंदूर के वक्त, तो दोबारा 25% की और टैरिफ लगा दिया हम पे, बोल के कि आप रशियन एनर्जी बाय कर। हालांकि यूएस भी रशिया से बहुत कुछ बाय करता रहता है, पर ये उनका जो बड़े हो रहे थे और तभी उनका जो व्यक्तित्व बना कि नो मैटर वॉट द कॉस्ट, जीतना ज़रूरी है। और दूसरा, हर चीज़ एक ट्रांजैक्शन है, तो ये व्यक्तित्व उनकी जो करनी है उसमें साफ झलक आता है। वट एवर ही इज़ डूइंग उसमें साफ ये झलक आता है। इसके बीच में डोनाल्ड ट्रम्प बड़े हो रहे थे, तब एक अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने अपने लिए एक ब्रांड बना दिया, ब्रांड ट्रम्प। हर जगह जाते थे, सुर्खियाँ बना लेते थे, न्यूज़ शोज़ में आते थे, टेलीविज़न शोज़ में आते थे। उन्होंने कभी अपने आप को प्रमोट करने के लिए पूरे अखबारों में पूरे पेज की एडवर्टीज़मेंट छपवाई, ओपिनियन अपने छपवाएँ। ओपिनियन छपवाना किसी अखबार में आसान नहीं होता। आपको एक यू हैव टू बी अ थॉट लीडर फॉर इट। आपके थॉट प्रोसेस होने चाहिए, आप आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी किसी अखबार में आप ओपिनियन को लिख सकते हो। उन्होंने, हो सकता है, अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बड़े फुल पेज के ओपिनियन पोल छपवाएं, पर एक अच्छी बात उन्होंने अपने लिए जो की, वो एक उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड ट्रम्प एक बना लिया उन्होंने। ही लर्नड द आर्ट ऑफ मार्केटिंग हिमसेल्फ, सेलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को किस तरह से मार्केट करना वो जान चुके थे। और ये जो 3 चीज़ें हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में सीखी, एक तो मार्केटिंग, दूसरी जीतना नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, और तीसरी हर चीज़ एक ट्रांजैक्शन होती है। ये उनकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ ने किया। वापस अपने मेन मुद्दे पे जाते हैं, व्हाट आफ्टर ट्रम्प। आफ्टर ट्रम्प के पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि यूएसए में जो पॉलिटिक्स है, इलेक्शन नहीं, पॉलिटिक्स, वो कैसे काम करती है। यूएसए में 2 ही पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल पे, एक हो गई रिपब्लिकन, एक हो गई डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन जो है, हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को कभी भी कांग्रेस या बीजेपी इस तरह का कोई नाम नहीं दे सकते, या टोपी नहीं पहनना, टोपी एज एन थॉट नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों पार्टीज़ हमारे यहाँ की पार्टीज से अलग है। रिपब्लिकन जो पार्टी है वो फोकस करती है लिमिटेड स्पेंडिंग पे, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है, थोड़ी ज़्यादा रिलीजियस है, जो कोर उनकी वोट बैंक है वहाँ की, उस पर ज़्यादा बैंक करना चाहती है। बट रिपब्लिकन का कैसा है कि बहुत लंबे समय तक वो एकदम फुल मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं, उस थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पावर में उनके लिए आना डिफ़िकल्ट रहा है। डेमोक्रेट्स थोड़े से लिबरल हैं, लिबरल जहाँ पे मतलब इमिग्रेशन का सवाल है तो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी लिबरल होती है, स्पेंडिंग का सवाल है तो डेमोक्रेट्स स्पेंड करते हैं। इन डेमोक्रेट्स सोशल कॉजेज़ को, वेलफेयर कॉजेज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। रिपब्लिकन थोड़ी कंजर्वेटिव है कि भाई पैसा है तो संभाल के खर्च करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है पर संभाल के थोड़ा खर्च करो। और ट्रम्प जो है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट रहे, हालांकि उन्होंने पार्टियां बदली हैं, कभी इंडिपेंडेंट भी खड़े रहने की कोशिश की है, पर मोटा मोटी रिपब्लिकन के प्लेटफॉर्म से अपने आप को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और उनका जो पहला चुनाव था जो वो जीत के आए थे, उसमें भी वो रिपब्लिकन पार्टी की टिकट पे जीत के आए थे, और वो वैसा एक चुनाव था जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आए थे। पहली बार ऐसा था कि रिपब्लिकन पार्टी अपने बहुत समय के बाद रिपब्लिकन पार्टी एक बड़ी जीत के साथ आई थी। और ये सारी जब उनकी इलेक्शंस चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक वादा किया था कि भाई जो इलीगल इमिग्रेशन है, मतलब यूएसए एक समृद्ध राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि आजू बाजू के राज्य के लोग जो ज़्यादा समृद्ध नहीं है वो यूएसए आना चाहते हैं। और
कई बार ऐसा होता है कि डंकी बजवा के आ जाते हैं, किसी इलीगल तरीके से आ जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी कि मैं यूएस और मैक्सिको की बॉर्डर पे, जो उनका पड़ोसी है, कि मैं एक बहुत बड़ी दीवार बना दूंगा जिससे इलीगल तरीके से जो लोग आते हैं वो नहीं आएंगे और इस चीज़ के पैसे मैक्सिको देंगे। होता ये है कि जब वो प्रेसिडेंट चुन के आते हैं, कुछ समय बाद वो वॉल बनाना चाहते हैं और वॉल बनाने के लिए $4 बिलियन की अप्रूवल लेने जाते हैं कांग्रेस से। और वो एक ऐसा समय था जब कांग्रेस और ट्रम्प, कांग्रेस मतलब वहाँ की लोकसभा, कांग्रेस और प्रेसिडेंट की ऑफिस के बीच में डेडलॉक हो चुका था। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे ट्रम्प ने ये वादा किया था कि मैक्सिको इसका पैसा भरेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रम्प अपनी ही पार्लियामेंट से लड़ रहे हैं कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे दीवार बना दो। वापस वो उसी पॉइंट पे जाता है कि विनिंग नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। इस चीज़ से ये समझ में तो आ गया कि वॉल जितनी भी बनी उसमें पैसे यूएसए ने दिए, मैक्सिको ने दिए हैं, नहीं दिए, ये अलग वीडियो की चर्चा है। पर इस वीडियो के हिसाब से अगर ट्रम्प ने वादा किया था कि भाई मैक्सिको पैसे देगा, तो ऐसा हुआ नहीं, यूएसए ने भी पैसे दिए या यूएसए ने ही पैसे दिए और ये यूएस टैक्स पेयर्स ने पैसे दिए। पर ये ट्रम्प का जो व्यक्तित्व है वो दर्शाता है कि वो जीतना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। और जो उन्होंने अपने लिए एक ब्रांड बनाई थी, वो ब्रांड उनके लिए काम कर रही थी। उन्होंने देखा कि जब दीवार बनी तब किसी ने ये नहीं पूछा, या बहुत कम लोगों ने पूछा कि किसने पैसे दिए, पर धरातल पे वो दीवार दिख रही थी तो ही शोड इट एज अ विक्ट्री। उन्होंने दिखाया कि मेरी जीत है, मैंने कहा था, मैंने बना के दिया। वो एक अलग विषय है कि भाई उसमें किसने कितने पैसे दिए, किसके टैक्स, कौन से टैक्स पेयर की जेब से कितने पैसे गए, अमेरिकन टैक्स पेयर की जेब से कितने पैसे गए, वो एक अलग विषय है। पर उन्होंने एक सपना दिखाया था कि मैं ये करूँगा और करके बताया। और उनकी जो भी प्रेसिडेंसी रही थी पहली, वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। उन्होंने जैसे रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव है, उन्होंने बहुत सारी स्पेंडिंग पे रोक लगा दी थी, समझ के स्पेंड करना चाहते थे, अपने आप को ये दिखाना चाहते थे। अभी कैसा है कि यूएसए दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो एक लीडिंग ग्लोबल सुपर पावर था जिसका दूसरा कोई मैच नहीं था। पर 70 के 80 के 90 के दशक में क्या हुआ, धीरे धीरे चाइना ऊपर आने लगा। आज की तारीख में यूएसए के बाद दूसरा पावर समझा जाता है चाइना को। चाइना ने अपने आप को इस तरह से रखा है और किसी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ये पसंद नहीं आएगा कि कल तक जो लोग मेरे से ऑर्डर्स दिया करते थे, आज वही लोग एक टेबल पे बैठ के मेरे साथ डिसीजंस लिया करें। किसी को पसंद नहीं आता। और जैसे ट्रम्प का व्यक्तित्व है कि मैं जीतूँगा, उन्होंने चाइना के साथ एक वॉर, ट्रेड वॉर चालू कर दी। उन्होंने अलग अलग देशों के साथ एक ट्रेड वॉर चालू कर दी जहाँ पे वो दिखाना चाहते थे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं यूएसए के लिए कुछ कर रहा हूँ। होता ये है कि उनकी प्रेसिडेंसी इस ऐसी ही कंट्रोवर्सीज में फंसी रहती है। प्रेसिडेंसी ख़त्म हो जाती है, वो इलेक्शंस हार जाते हैं। हालांकि उन्होंने इलेक्शंस हारने के बाद भी एक छोटा सा धमाका किया था कैपिटल पे। उनके सपोर्टर्स, कैपिटल मतलब वहाँ की एक बिल्डिंग है, कैपिटल बिल्डिंग, जहाँ पे उनके सपोर्टर्स ने आके थोड़ा बहुत हल्ला किया था। बट वो एक अलग वीडियो का सब्जेक्ट है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसको डिटेल में जानने की हमको ज़रूरत है। ट्रम्प इलेक्शन हार जाते हैं। इलेक्शन हारने के बाद जो उनकी मार्केटिंग माइट थी, जो ट्रम्प ने ब्रांड टर्म बनाया था, वो 2022 तक रिपब्लिकन पार्टी के डी फैक्टो लीडर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स उनको द मॉडर्न डे पार्टी बॉस बताती है। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व है। इलेक्शन के बाद क्या होता है, डेमोक्रेट पार्टी आती है। डेमोक्रेट पार्टी में जो बाइडेन प्रेसिडेंट होते हैं। हालांकि उनकी भी प्रेसिडेंसी जो है, उनकी भी पूरी टर्म एक तो कोविड की वजह से रिवाइव हो रही थी। उसमें कोविड के समय में क्या हुआ, दुनिया में एक लोगों को समझ में आ गया कि भाई हम, क्योंकि दुनिया की सारी फैक्ट्रियाँ चाइना में लगी हुई,
सारी सप्लाई चेन्स चाइना पर डिपेंडेंट थी तभी। तो लोगों को ये समझ में आने लगा, बिजनेसेस को ये समझ में आने लगा कि भाई हमारी फैक्ट्री चाइना में होने से काम नहीं चलेगा, कल को चाइना में कुछ हो जाता है तो हमारी सप्लाई लाइंस कहाँ से आएंगी, हम मार्केट में बेचेंगे ऐसे, हमारे पास प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, फैक्ट्री तो वहाँ पर है। तो एक चाइना +1, चाइना +2 ऐसी बातें होने लगी और उन्हीं 4 सालों में दुनिया बहुत ज़्यादा बदली। डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में रहे, बहुत बार यहाँ वहाँ दिखे, पर दुनिया बदल गई और वो रेट ऑफ चेंज जो था वो बहुत फास्ट था जहाँ पे, और तभी भारत ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोवेट किया। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप हुई, हमने बहुत सारा बिजनेस चाइना से लिया, बहुत सारे लोगों को दिखाया कि हम भी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। होते होते ट्रंप की जो ये दूसरी प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, क्या होता है कि डेमोक्रेट्स के बहुत गलत डिसीजंस की वजह से जो बाइडन हार जाते हैं इलेक्शन। जो बाइडन ने, कमला हैरिस जो ट्रंप के अगेंस्ट खड़ी थी, वो इलेक्शंस हार जाती हैं, बहुत बुरी तरह से हारती है। पर जब सेफोलॉजिस्ट जो लोग वोटिंग बिहेवियर पढ़ते हैं, अगर आप उनकी बात माने तो वो ये कहते हैं कि ये कमला हैरिस या डेमोक्रेट्स की हार थी, ना कि ट्रंप की जीत। अब ट्रंप जो है वो वापस थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आते हैं और समझते हैं कि भाई अभी मेरा ही राज चलने वाला है। वो ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई दिस इज़ मोर, ये डेमोक्रेट्स की हार ज़्यादा है, मेरी जीत कम है। पर आते ही लेफ़्ट राइट सेंटर सब सप्लाई लाइंस को परेशान करना शुरू कर देते हैं, सब जगह पे टैरिफ्स लगा देते हैं, मनमाने टैरिफ्स लगा देते हैं। आज इस पे 19% लगाया, कल उस पर 25% लगाया, परसों उस पर 31% लगाया, आज इसको घटाने की बात कर रहे हैं, आज उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। जो बिजनेसेस हैं, जो निवेशक हैं, अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े जो ये हैं, क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था चलाने वाले बिजनेसेस हैं, वो इस चीज़ पे देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। और अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है कहीं पे, क्योंकि इनके टैरिफ्स आ रहे हैं। तो दुनिया अभी अमेरिका को अलग रख के अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है। जैसे आप भारत में देख लीजिए, हमने यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट है। सब लोग ने बोला दिस मदर ऑफ ऑल डील्स। हमने देखा कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स को अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, पर हम आपकी शर्तों पे नहीं करेंगे, हम दूसरी कोई मार्केट ढूंढेंगे। आपको लगाना, आप बेफिक्र लगाइए टैरिफ, हम दूसरी मार्केट, हमने दूसरी मार्केट ढूंढी। जाहिर सी बात है, जैसे हमने किया, बहुत से लोगों ने किया होगा, बराबर है। तो ये चाइना +1 एक तरह की सिस्टम बनी, उसी तरह से आज US +1 की एक सिस्टम बनी है। आज देश डर रहे हैं कि अगर मैंने अपनी पूरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी USA पे लगा दी तो क्या होगा आगे। उन्होंने टैरिफ लगा दिया, कुछ कर दिया, क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप बेशक सुर्खियां बनाना जानते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप लगता ये है कि जो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको भी शायद एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये सही बात भी है, क्योंकि उनको सिखाया, जब वो बड़े हो रहे थे, जब वो अपना व्यक्तित्व बना रहे थे, अपने आप को खोज रहे थे, उनको सिखाया गया था कि लाइफ इज़ ट्रांजैक्शनल, इसीलिए वो ट्रांजैक्शनल होते हुए हमको नज़र आते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे हर चीज़ को चैलेंज करते आए हैं, वो इस चीज़ को भी चैलेंज करेंगे कि क्यों मैं दूसरी टर्म नहीं दे सकता, हालांकि ये उनकी तीसरी टर्म होगी। तो ये देखना बहुत मज़ेदार होगा कि अभी USA में होता क्या है, क्या वो चैलेंज करते हैं, क्या वो पहले ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो शायद तीसरी बार USA के प्रेसिडेंट बने, कोई कायदे में लूप होल ढूंढ के। और दूसरा खास अमेरिका के पॉलिटिक्स के लिए कि अमेरिका में आज की तारीख में 2 ही पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। पिछले 50 साल का उनका इतिहास देख लें तो एक ही तरह के नरेटिव से वो चलते आ रहे हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा लिबरल। USA को एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब तक वहाँ पे कोई नई सोच, नई पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पे एक
एग्जाम्पल देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जिसको शायद एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप कहा जाता है। इवन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006-07 में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आई थी, वो एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बन चुका था बहुत सी जगह पे महाराष्ट्र में। तो यूएसए के लोगों को शायद अभी ये सोचना पड़ेगा कि एक तीसरा पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी होना चाहिए जो हमको कुछ नया बताए, कुछ नया सिखाए। USA+1 आज की तारीख में एक हकीकत है, पर उसके साथ जीना सिखाने वाली एक नई पॉलिटिकल पार्टी की USA में आवश्यकता है। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत सारी चीज़ें करता है। नमस्कार।